बजट बहस पर विपक्ष के सवालों का मुख्यमंत्री ने दिया जवाब। गहलोत का जवाब, बजट में जो वादे किए वो पूरे होंगे। सीएम का केंद्र पर भेदभाव का आरोप। सीएम ने कहा, महंगे पेट्रोल डीजल के लिए केंद्र जिम्मेदार। गहलोत बोले, राजस्व बढ़ाने के लिए कर वृद्धि के स्थान पर प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाएगा। सीएम का दावा, प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। जादूगर का जवाब। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सीएम अशोक गहलोत ने बजट बहस का जवाब देकर विपक्ष को खामोश सा कर दिया। आज गहलोत पूरे रंग में दिखे। सीएम ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा, राजस्व बढ़ाने के लिए कर वृद्धि के स्थान पर प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाएगा। उन्होंने महंगे तेल के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। गहलोत ने विश्वास दिलाया कि बजट में जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। आज उनके जवाब पर ही हम बहस करेंगे कि वादे हैं तो वो वादे पूरे कैसे होंगे। आज की हमारी डिबेट के जो प्रमुख सवाल हैं वो आपको बता देते हैं। सवाल नंबर 1 कि बजट में वादे बहुत किए गए, जैसे कि गुलाब चंद कटारिया ने भी पहले बजट से अब तीसरे बजट तक के वादे गिनाए, तो उन वो वादे पूरे होंगे कैसे, और ये जो बजट है उसमें किए गए वादे पूरे कैसे होंगे, जबकि इकोसिस्टम नदारद सा नजर आता है। सवाल नंबर 2, क्या केंद्र राज्यों के साथ भेदभाव करता है? ये इसलिए भी अहम सवाल है क्योंकि हाल ही में जो केंद्र सरकार का बजट आया था उसमें मरुधरा के खाते में ऊंट के मुंह में जीरे जितनी ही कुछ चीजें आ पाई। जो सबको मिला वही मरुधरा के हिस्से में आया, कुछ अलग नहीं। सवाल नंबर 3, विपक्ष सिर्फ आलोचना करता है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब खंगालने की कोशिश आज डिबेट के दौरान होगी। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता पंकज जोशी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में एक और गेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कांग्रेस से। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पंकज जोशी जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। पंकज जी, सीएम ने जो जवाब दिया किस हद तक संतुष्ट कर पाया आपको या बीजेपी को या विपक्ष के तौर पर आपको? स्वप्निल भाई, आपने खुद ने देखा कि आज जब सीएम साहब जवाब दे रहे थे उससे पहले जो पिछली बार जो है बसपा से तोड़ करके लेकर के आए थे, अभी भी जो है बसपा से लेकर के आए, पूरा जो है ने कहा कि जो वादे किए हैं वो वादे रह जाते हैं, वादों का पूरा नहीं होते। जो बात उन्होंने जो है उदयपुर वाटी के मनसा बांध की बात कही, उन्होंने कहा 3 बार वादे किए और तीनों बार जो है फेल हुए। तो ये जो चीजें हैं ये एक बान की थी, क्योंकि बाकी तो बोल ही नहीं पाए, क्योंकि बाकी को तो चिंता है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। मंत्रिमंडल के विस्तार में कोई बोल जाएगा उल्टा सीधा तो उसका मंत्रिमंडल में नंबर नहीं आएगा। तो आज आप देखिए कि इसके बाद भी उनके खुद के जो विधायक थे, जो उनके सपोर्टर विधायक है, उन्होंने भी जो है इससे प्रश्न उठाए। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि 2000 के अंदर जो विद्युत कंपनियां बनाई थी, 2000 तक का जो है विद्युत कंपनियों का नुकसान और 2000 से बाद के नुकसान के अंदर आप उन नुकसानों में जो पूरा का पूरा 65% नुकसान जो पूरे स्टेट का लोड है और नुकसान है उसमें जो है बिजली का जो है उसमें है। ये तब है जब पूरे राज्यों में, हिंदुस्तान के सभी राज्यों से सर्वाधिक महंगी बिजली राजस्थान के अंदर है। अब आप ये कहते हैं कि सब जो है सुशासन की बात करते हैं, लेकिन पंकज जी देखिए ना, मेरा सवाल क्या था, जब हम स्कूल में थे, आप भी जब स्कूल में थे या आप और हम जब कॉलेज में थे, अगर कोई सवाल का हम जवाब देते थे, मान लीजिए जवाब 10 नंबर का सवाल है, हमने 3 लाइन लिखी, तो भी कम से कम आधा या 1 नंबर 1.5 नंबर तो आपको हमको मिल जाया करता था ना। हो सकता है आपको ज्यादा मिलते होंगे, मैं उतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि जवाब से आप किसी हद तक तो संतुष्ट हुए होंगे ना। 10 के स्केल पर कितना? नहीं, जवाब से संतुष्ट होना है, नहीं जवाब देखिए देना देता है, मैं कोई दिक्कत नहीं। आपने जो जवाब दिया है वो विपक्ष को नहीं, आपने जनता को जवाब दिया है। और जनता के जवाब में जो उन्होंने एक चीज कही, एक मुख्यमंत्री होते हुए, है ना, कि जो है कि केंद्र हम पे ऐसा नहीं करता। ये क्या ऐसा नहीं लगता कि जो है जोधपुर के अंदर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे को जिस तरीके से जनता ने जवाब दिया, कहीं उसकी खींच तो नहीं थी कहीं ये? और जिस तरीके से पूरी जनता ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में 25 के 25 पहली बार तो जनता ने नहीं सुना है कि केंद्र कोई एहसान नहीं करता पैसे देकर।
नहीं यही कर रहा ये हूं तो ना। यूपीए के तो क्या- टाइम पे तो आपके क्या मुंह से भी जनता- सुना है हमने। नहीं, राज्य सरकार जो पैसा देती है वो क्या जनता पे एहसान है? नहीं, ये बिल्कुल बताइए नहीं। कि जो बजट आपने पेश किया कुछ दिया, वो क्या एहसान कर दिया जनता पे? आप जब एक सरकार को ये कहते हैं कि वो एहसान नहीं करती है, तो क्या दूसरी सरकार ये कहती है कि हम एहसान करते हैं? मान लीजिए साहब आप एहसान करते हैं, आपका एहसान माने जनता बता देगी अगली बार। आपको 21 में समेट कर दिया था एहसान करने के बाद में। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ये शोभा नहीं देती, खास करके तब जब ठीक है, तो एक सवाल और लूंगा, उसके बाद में श्याम सुंदर जी के पास जाऊंगा। पंकज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सरकार के ऊपर घाटे का बोझ बढ़ रहा है, इस पर बोलने का अधिकार आपको तब होता जब आप ये घाटा जीरो पर करके चले जाते। आपने भी तो उसको बढ़ाया था। ऐसी बातें करते सर। 2008 का घाटा देखिए, 2014 में 2008 में जब हम सरकार छोड़ के गए थे और 2013 के जब सरकार ली थी, तब बिजली कंपनियों की हालत देखिए आप। सबसे ज्यादा जब आप कर्ज की स्थिति ऐसी कर दिया आपने कि जो कर्ज जो है राजकोषीय घाटा तो 2018 तक आते आते बढ़ ही गया था ना। राजकोषीय घाटा तो 2018 आते आते बढ़ ही गया था। नहीं सर, अरे 18 में था, लेकिन 12 की देखिए ना वो कितना बड़ा घाटा था। आज जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो लगातार फाइनेंशियल कॉस्ट किसके ऊपर जा रही है भाई? आप मुझे बताइए ना, प्लानिंग बजट में, कैपिटल बजट में कितना खर्च किया? अभी के बजट में बता दीजिए कि आपने जो है रिफाइनरी पे खर्च करने की बात कही, ईस्टर्न कैनाल पे खर्च करने की बात कही। कोई कैपिटल प्रोजेक्ट बता दीजिए कि हाँ हमने इस कैपिटल प्रोजेक्ट पे हम राष्ट्र को ये कैपिटल ईस्टर्न कैनल तो नहीं बोलना चाहिए था आपको। देखिए, ईस्टर्न कैनल तो नहीं बोलना चाहिए था आपको। उसके जवाब ना कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह के जवाब देती है ना, वो प्रदेश की जनता का सिर्फ दिल दुखाते हैं। क्यों नहीं? स्वप्निल जी भाई कैसे नहीं देना चाहिए? नहीं, इसलिए क्योंकि आपने एक डीपीआर बनाने के लिए नहीं कहा। हाँ, डीपीआर बनाने के लिए तो उस पर केंद्र ने क्या किया? डीपीआर तो कहते हैं कि हम डीपीआर बना देते। ठीक है, इतना तो कहते हैं। ठीक है। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बजट पर बहस हो या किसी भी चीज की बहस, जब जवाब देने की बारी आती है तो लगभग 40% फोकस तो इस बात का होता है कि हम पलटवार कैसे करें और हम तंज कैसे करें। ये भले ही केंद्र के लेवल पर जब पीएम मोदी जवाब देते हो या स्टेट के लेवल पर सीएम अशोक गहलोत जवाब दे रहे हैं, यही चीज हम नोट करते हैं। लेकिन 60% इज नॉट इनफ। 60% अगर आप जवाब मुद्दे के आसपास रखते हैं तो वो काफी नहीं है। उसका परसेंटेज बढ़ना चाहिए, आपको और एक्सप्लेन करना चाहिए, समय का सदुपयोग और ज्यादा करना चाहिए। देखिए स्वप्निल जी, आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी चीजें स्वीकार भी की और उन्होंने कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि जो बजट हमने अलाउंस किया है उसकी क्रियान्विति कैसे हो, अभी से उन्हें प्लानिंग शुरू कर दी। उन्होंने एक बात कही और उन्होंने देखिए उन्होंने बहुत सारी वैल्यू बेस्ड राजनीति की बात कही कि वैल्यू बेस्ड राजनीति करोगे तो मुख्यमंत्री बन पाओगे। तो प्रतिपक्ष की तरफ इशारा कर गए वो कईयों की तरफ। अब आप देखिएगा, अब उन्होंने कहा कि आप किरण महेश्वरी से पहले जरूर आप कुछ भी करते होंगे, लेकिन अब तो उसके द्वेष प्रति छोड़ दीजिए। मैंने तो महाविद्यालय उनके नाम से खोला है। तो एक बहुत सारी चीजें वो कह गए, आज कहते कहते कुछ ऐसी चीजें कह गए जो कि लेकिन केंद्र के ऊपर उन्होंने करारा प्रहार तो किया। उन्होंने कहा कि हमारे जीएसटी के देखिए 14,000 की कटौती की और जीएसटी में 5,500 करोड़ की कटौती की है और आने वाले समय में 12,000 करोड़ की कटौती होगी। उन्होंने तथ्यात्मक रूप से चीजें प्रस्तुत की, उसमें दो राय नहीं है। और देखिएगा, उन्होंने कहा कि जो प्रतिपक्ष के नेता ने हमें सुझाव दिए हैं हम उसको अनुपालना करेंगे, हम अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, ये हाउस में उन्होंने कहा है। तो है बहुत सारी चीजें आज जिस प्रकार से हुई है और प्रतिपक्ष ने के नेता ने कुछ चीजें गिनाई भी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपने पुरानी घोषणाएं पूरी नहीं की। उनका दिल का दर्द था कि उदयपुर में बहुत सारी चीजें आपने करी नहीं कर पाए और उनका 1,86,000 नौकरियां देने का वादा किया था, 13,000 नौकरियां लग पाई। उन्होंने गिनाई बहुत सारी। और अच्छी बात है यदि प्रतिपक्ष गिनाता है हाउस में और वो स्वीकार भी कर रहे थे कि प्रतिपक्ष अगर हमारी कमियां नहीं गिनाएगा तो हम करेंगे क्या। लेकिन आज वॉशिंगटन पोस्ट अखबार की जो बातें कह करके जो मोदी सरकार अमेरिका के प्रति समर्पित थी और मोदी सरकार जो कुछ कहती थी वाहवाही लूटती थी, आज उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अभी हो रहा है और किसी कानून के तहत पत्रकारों के और विभिन्न प्रकार के मुकदमे दर्ज हो रहे, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट की बहुत लंबी पढ़ के सुनाई। तो एक तरह से अलग तरह के, लेकिन उन्होंने देखिएगा आज फिर कहा कि देखिए उन्होंने 84 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। जयपुर में सैटेलाइट अस्पताल किशनपोल में बनेगा, उन्होंने आज कहा। आज उन्होंने कहा कि 200 अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल है उससे विज्ञान का संकाय खोलेंगे। उन्होंने आज को कृषि महाविद्यालय खोलने की बात कही। वाल्मीकि बच्चों को छात्रवृत्ति मिले इसलिए 20 करोड़ की बात कही। लेकिन देखिए फिर वही बात है ना कि आप मीठा मीठा तो गप गप कर सकते हैं और कड़वे कड़वे को आप स्वीकार
करें लेकिन वो स्वीकार जैसा ना लगे तो सवाल उठते हैं। देखिए मैं पूछता हूं श्याम सुंदर जी, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मेरे साथ सुनील शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है। सुनील जी आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। श्याम जी देखिए, आप वॉशिंगटन पोस्ट को कोट करते हैं, ठीक है, लेकिन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में आज क्या पता चला? हमारे शहर ही नहीं है 10 लाख से आबादी से ज्यादा वालों में, और 10 लाख से कम आबादी वालों में हमारा एक शहर है, वो भी उदयपुर। अब इसी तरह मैं अगर बात करूं रोजगार पर, अब कम से कम उनका एक एश्योरेंस मिल जाता है कि जितने का वादा है वो 5 साल खत्म होते होते तक हम पूरा कर देंगे, वो भी नहीं दिखता। नहीं तो बेरोजगार इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर नहीं उतरे होते हाल के दिनों में, इतनी नाराजगी नहीं झेल रहे होते। तो कुछ चीजें तो थी जिस पर क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी, वो मैं मिस कर गया। देखिए स्वप्निल जी, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जी राजनीतिक रूप से पारंगत तो हैं। वो जो अपनी बात होती है वो तो हाउस में कहते हैं, और जो छिपानी होती है वो छुपा जाते हैं, आराम से बोलते ही नहीं है उस पर। लेकिन प्रतिपक्ष का जिस तरह का प्रहार आज, देखिए मैं प्रतिपक्ष के नेता को बिल्कुल कहता हूं कि उन्होंने बहुत सारी चीजें गिनाई उन्होंने, और लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने ये दर्द बयां किया कि हमको केंद्र जैसे पैसे देता था, जैसे केंद्रीय योजनाओं में जो हिस्सा राशि हमारी मिलती थी वो कम कर दी गई है, तो हम हिस्सा राशि कहां से लाएंगे? अब देख, आयुष्मान भारत योजना वाला जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा 39 और 61 का रेशो हो गया है। तो ये सारी बातें, कमियां भी गिनाई उन्होंने, और उन्होंने कहा, स्वीकार किया कि वित्तीय संकट राजस्थान में है, और राजस्थान में नहीं पूरे देश की राज्य सरकारों के बीच में है। तो ऐसी स्थिति में हमको केंद्र कैसे मिले? उन्होंने आज देखिएगा जिस प्रकार से कह रहे हैं, ईस्टर्न कैनाल की बात करें, 320 करोड़ रुपए स्टार्टिंग के लिए दिए ना उन्होंने, लेकिन केंद्र से मांगने का अधिकार हमारा है, क्योंकि हमने 24 + 25 सांसद दिए हैं केंद्र को, तो वो तो कम से कम हमारे हक की बात करें। उन्होंने कहा कि बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे कमियां हैं, हम उसको सुधारेंगे, और वित्तीय प्रबंधन कैसे बेहतर हो इसमें हम चाहते हैं कि सुझाव मिले, उसको अनुपालना की जाए। उन्होंने, देखिए हाउस में जो कुछ कहा जाता है उसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है निश्चित रूप से, और कार्यप्रणाली पे भी उसका आता है सर। ठीक है सुनील जी, आपके पास आ रहा हूं। देखिए आप भी समझते हैं, मैजिक शोज आपने भी देखे हैं, मैं भी जानता हूं जादूगर शब्द का मायने, और सियासत में सीएम अशोक गहलोत को जादूगर क्यों कहा जाता है वो भी सच है। लेकिन जादूगर करता क्या है? जो नहीं है वो भी दिखा देता है, जो है वो भी दिखा देता है। तो इस जवाब में जो दिखाना था वो तो सीएम दिखा दिए, लेकिन कुछ चीजें जिसका सीधा जवाब जरूरी था वो नहीं हो पाया। कुछ चीजों का, बहुत सी चीजों का दिया मैं मान लेता हूं, लेकिन कुछ चीजों का नहीं दिया। नहीं, मगर आपको एक बात तो मानना पड़ेगा ना कि देश का जो बेसिकली फेडरल जो ढांचा है, जो संघीय जो ढांचा है, उसके अंदर वित्तीय जो फेडरलिज्म है, जो फाइनेंशियल फेडरलिज्म है, उसके ऊपर बहुत भयंकर ढंग से एक आघात लगा है। कोरोना जैसे टाइम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ये तो कहते हैं कि अशोक गहलोत जी की सरकार पूरे देश में सबसे बेहतर कोरोना प्रबंधन कर रही है, मगर जब मदद की बात आती है तो केंद्र सरकार बिल्कुल, आप मान लीजिए, एक तरीके से अंगूठा दिखा देती है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य ने 25 के 25 सांसद जिस पार्टी को दिए, जिस भाजपा को दिए, वो 25 के 25 सांसद भी राज्य के साथ होते हुए इस दोयम बर्ताव के ऊपर चुपचाप बैठे सारा तमाशा देखते हैं। और नतीजा निकलता है कि जिस जीएसटी के ऊपर या जिस फाइनेंशियल उसके ऊपर हमारा राइट बनता है, हमारा हक बनता है, उस हक को भी बिल्कुल उस हक से मुंह मोड़ लिया जाता है और राज्य को अपने हालात पे छोड़ दिया जाता है। बावजूद इन सब के, जिस ढंग से हमने वित्तीय प्रबंधन किया, जिस ढंग से हमने जो रेवेन्यू आप देखिए कि अगर आप फंड फ्लो पूरा आप देखेंगे तो चाहे फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे रेवेन्यू डेफिसिट हो, हमारा जो वे ऑफ वर्किंग, मुझे एक बात बताइए, पूरा मैनेजमेंट है। सुनील जी, मेरा सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप मेरा साथ दीजिएगा सवाल सुनने में, फिर उसका जवाब दीजिएगा। देखिए, जब आपकी सरकार इस तरह के हालात में भी सब्सिडीज की घोषणा कर सकती है, रियायतों की घोषणा कर सकती है, तो चलिए मैं मान लेता हूं कि केंद्र के कारण पेट्रोल के प्राइसेस अब गए, आप उस पर अपना क्लेम थोड़ा कम कर सकते हैं वैट में कटौती करके, लेकिन आपने उस एस्पेक्ट को छोड़ दिया। दूसरी पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूं सुनील जी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन फिर भी मुझे ये बताइए कि जो पैसा लाना है वो आप लाएंगे कहां से? आपके सारे नेता उद्योगपतियों को जी भर भर के कोसते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कौन सा उद्योगपति आकर करेगा जब वो आपकी मंशा पर ही भरोसा ना कर पाए? तो इन दो सवालों का कैटेगरी वाइज जवाब दीजिए मुझे आप।
नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि जहां तक वित्तीय प्रबंधन का सवाल है तो आपने देखा होगा कि भले फिस्कल डेफिसिट हो चाहे रेवेन्यू डेफिसिट हो, दोनों मामलों में कांग्रेस की सरकारों का, विशेषकर अशोक गहलोत जी की सरकार का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड है। पहली बात तो आपको ये मैं बता देना चाहता हूं। तो जब रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू जो डेफिसिट है वो कुल मिला के 3 से 4% है, जबकि बाकी जो जगह है वो 9%। कुछ केंद्र सरकार का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 9% है। तो उसके मुकाबले में पहले बात तो हमारे डेफिसिट बहुत ही कंट्रोल्ड है। तो जो कंट्रोल डेफिसिट है इसका मतलब कि राज्य की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो पूरे ढंग से काबू में, राज्य जो चीजें प्रोमिसेस किए गए हैं वो पूरे ढंग से सक्सेसफुली फुलफिल कर दिए जाएंगे। अब दूसरी बात आपको ये बात समझनी पड़ेगी, कांग्रेस की जो प्राथमिकता है वो निस्संदेह गरीब है, मजदूर है, किसान है, अल्पसंख्यक है। तो अगर आप ये सोचेंगे, और वैसे भी गांधी का जो वो हमारे को निर्देश था कि पंक्ति में पीछे खड़े इंसान को सबसे पहले आपको देखना है, और कांग्रेस अगर उनके ऐसे लोगों के लिए सब्सिडी के प्रोविजंस रख रही है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने से कंपनियां आके इन्वेस्ट करेंगी। तो मैं पूछ रहा हूं, मतलब सरकार को पैसा भी तो चाहिए ना। केंद्र अगर आपको नहीं दे रहा है तो आप दूसरा सोर्स ढूंढोगे, वो दूसरा सोर्स कहां है? देखिए आज की तारीख के अंदर पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट एक बात कहते हैं कि ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। यानी अगर आप उस ग्रोथ के डिविडेंड के अंदर गरीब की थाली तक वो बात नहीं पहुंचा पा रहे तो वो ग्रोथ बेमानी है, वो इन्वेस्टमेंट बेमानी है, वो इररिलेवेंट है, वो यूजलेस है। ठीक है, अगर गरीब की थाली तक वो इन्वेस्टमेंट का लाभ नहीं पहुंचा तो कांग्रेस का जो पूरा जो थ्योरम है वो इंक्लूसिव ग्रोथ का इंश्योर करना है। और वो जो इंक्लूसिव, देखिए मेरे पास समय बहुत कम बचा है, मैं और एक बार आप सभी के पास आना चाहता हूं। पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और पंकज जी, एक बात बताइए, अमूमन जब भी सीएम कोई जवाब देते हैं और उनकी बातें गलत हों या उसके आसपास हो तो विपक्ष हंगामा करता है या कम से कम आवाज उठाने की कोशिश करता है। आज सन्नाटा क्यों था? पहली बात तो सुनील जी ने जवाब दे, उन्होंने कहा कि जो है अकाउंट डेफिसिट कितनी अच्छी बात है। 2000 के अंदर जब आप सरकार में थे, जब अकाउंट डेफिसिट बढ़ने लगा तो आपने बिजली कंपनियां बना दी, 3 डिस्कॉम बना दिए, जिनका नुकसान जो है टोटल 60,000 करोड़ जो है वो जो है केंद्र सरकार ने जो है हमारी सरकार ने सरकार को कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि जब एग्रीकल्चर पे सब्सिडी है जिसका नुकसान जब सीएम जवाब दे रहे थे आपकी तरफ से किसी भी तरह का कोई एग्रेशन या क्या सच है क्या झूठ है वो बोलने की हलचलें क्यों नहीं दिखाई दी? देखिए विधानसभा में क्या हो रहा था, देखिए ये इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। विधानसभा में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, वो एक बॉडी ऐसी है कि जहां पर मेरे ख्याल में बाहर बोलना शायद ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जितनी भी चीजें हैं उन चीजों में कह सकता हूं कि आपने जो है एक कंपनी बना करके फिर जो है जितना जो घाटा है, जितना सबसे ज्यादा जो जिसे कहते हैं कि जो चीज होनी चाहिए थी वहां आपने जो है एक नया डिस्कॉम बना दिया। पहली बात। दूसरी बात, आप आइए, इन्होंने कहा कि साहब क्या होना चाहिए, लगातार कहते हैं हम दो हमारे दो। आप बताइए 5,400 करोड़ रुपए का जिक्र किया आज मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है भाई हम जो है वहां पर खड़े। ठीक है पंकज जी, श्याम जी आपके पास आ रहा हूं। ओवरऑल मैं अब देखिए, अब पंकज जी ने कितनी आसानी से कह दिया कि विधानसभा में क्या था, उस पर एक कमेटी है, उससे बाहर हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन ये हमें दिख रहा था, कम से कम जो हमने देखा उसमें ये हमें दिख रहा था। अब या तो सब बहुत एथिकल होगा एक दिन के लिए या फिर क्या हुआ? देखिए स्वप्निल जी, जिस प्रकार से आज प्रतिपक्ष के नेता ने डीसी सामंत कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा कि डीसी सामंत साहब ने आपको रिपोर्ट दे दी है, तो वेतन विसंगतियों के बारे में क्या कहो, तो बोल करके मुख्यमंत्री जी बात सही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे तौर पर केंद्र से कहा कि हमारा हक बनता है वो तो दीजिए, आप ऐसा एहसान नहीं करते। बात सही है कि जब आप संविधान में जब हमारे 32 से 42% अगर हमारा हिस्सा राशि कर दिए तो उनको देना चाहिए। अब देखिए पेट्रोल और डीजल की बात जो हो रही थी, जिसमें राज्यों की हिस्सा राशि मिलती है वो तो आपने कर दी कम, और जिसमें केंद्र को पूरा मिलता है उसको बढ़ा दी। तो ऐसी स्थिति में हमारी हिस्सा राशि तो नहीं मिल पाएगी ज्यादा। तो ये बात सही है कि राज्य में वित्तीय स्थिति खराब है, ये बात सब जानते हैं। लेकिन इस वित्तीय स्थिति खराब होने के बावजूद भी प्रदेश का विकास कैसे हो और कोरोना काल में कैसे विकास हो, इस पे उन्होंने कुछ चीजें कही, तो उस पे निश्चित रूप से प्रतिपक्ष की बातों को स्वीकार किया और कहा अधिकारियों की बहुत करें। अब सुनील जी आपके पास आ रहा हूं, समय मेरे पास बहुत कम है, लेकिन एक बात मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहता हूं और आप दोनों राजनीतिक दलों के चेहरों को भी कहना चाहता हूं कि कोई तो खास कारण है ना कि प्रदेश की जनता हर 5 साल में राज करने वाले राजनीतिक दल को बदल देती है, कुछ तो होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए जो आपने इतने बड़े बड़े सपने दिखाए
वो पूरे नहीं हुए तो जनता सजा देगी। लेकिन गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए और गलत होने पे हटना चाहिए। तो मैं उसी लिहाज से पूछना चाहता हूं कि अगर वादे पूरे नहीं हुए, जनता ने उस पर मुहर लगा दी, अगर आगामी जब भी चुनाव होंगे तब, तो क्या ये जो तमाम चेहरे आज कांग्रेस के हैं वो राजनीति से संन्यास लेंगे? नहीं, देखिए पहली बात तो बता देता हूं, इस बार इतिहास बदलने वाला, राजस्थान का इतिहास बदलेगा। कांग्रेस की सरकार 101% आप लिख के रख लीजिएगा, रिपीट होने वाली है। तो पहली बात तो ये जो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रश्न है, और ये जो काल्पनिक प्रश्न है ये भविष्य में ये बिल्कुल एक काफूर हो जाएगा प्रश्न। कांग्रेस वापस लौट के आ रही है, कांग्रेस अपने वादों के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस उस गरीब की थाली के अंदर रोटी लाने के लिए अपने आप को पूरे ढंग से, ठीक है, चलिए, शुक्रिया और आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।